दोस्तों, जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो ये कि जो आइटम आप खरीदने वाले हो उसका प्राइस क्या है। इसके अलावा मेरे और आपके जैसे लोग बहुत सी और टेंशन लेते हैं। जैसे कि कई बार हम बैठे हुए ये भी सोचते हैं कि अगर कोई कल को इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगा। मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे पूरा करूँगा। तो तब हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि अगर मैं रिच होता तो मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप रिच को कैसे डिफाइन करोगे और वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको रिच बना सकती हैं, जो आपको अमीर बना सकती है। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो 3 हैबिट्स जो आपको रिच बना सकती हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के 3 थंब रूल्स जिनका डायरेक्टली यूज़ करके आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिच को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हम सब रिच बनना चाहते हैं, पर आपको क्या लगता है कि अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, मैं कब अपने आप को रिच बोलूँगा। शायद आप ये नंबर कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि इतने पैसे होने के बाद आप अपने आप को रिच बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिच को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कभी रिच नहीं बन सकते। आप रिच बन सकते हैं अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि जब आपको किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंशियली नहीं सोचना पड़ता। और ये कैसे अटेन होता है, जब आप हर चीज़ के लिए फाइनेंशियली प्लान करके रखते हैं। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उस इमरजेंसी को पहले से प्लान करके रखते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए मेनली 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपको देखना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, और दूसरा आपको देखना चाहिए कि आपके इनकम के हिसाब से आपके कितने एक्सपेंस हो सकते हैं और आपकी कितनी कॉन्टिजेंसी या कितनी इमरजेंसी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम बना लेंगे तो आप खुद से रिच बन जाएंगे, क्योंकि हर आदमी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक अलग अमाउंट पे आता है। तो जब वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है तब वो अपने आप को रिच बोल सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 3 हैबिट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं और जो आपको रिच बना सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहला रूल जिसको हम बोलते हैं 50-30-20 रूल, ये हमें बताता है कि हमें अपने पैसे का बजटिंग कैसे करना है। हमसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप ये तो बोलते हो कि मुझे सेविंग्स करनी चाहिए और मेरे कुछ बहुत ही नेसेसरी एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो मैं कैसे अपने पैसे को इन सब में डिवाइड करूं। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम बोलते हैं 50-30-20 रूल। ये रूल आपको बताता है कि कैसे आपको अपने पैसे को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने आपके खर्चे को बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहला नीड्स, सेकंड वांट्स और थर्ड सेविंग्स। अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि नीड्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, नीड्स वो होती हैं जो आपके डेली लाइफ में खर्चे होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि घर का ग्रोसरी, इसके अलावा हाउसिंग का खर्चा, जैसे कि आप रेंट पे करते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मतलब कि वो खर्चे जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये रूल बोलता है कि अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हो किसी महीने में, तो 50 रुपीज़ मैक्सिमम आपको इस खर्चे के लिए रखने चाहिए, जिसको हम अपने बेसिक और नेसेसरी खर्चे बोलते हैं। इसके बाद आते हैं वांट्स। अब आपको समझना चाहिए कि वांट क्या होती है। वांट वो चीज़ होती है जो आपके लग्जरी खर्चों के लिए होती है, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल रखना है तो आपको वो खर्चा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि ज़रूरी करना चाहिए, बट आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैप रखना चाहिए कि अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हो तो अपने वांट के लिए आपको 30 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए। अब वांट में आता है जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से खर्चे जो आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्च करते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स। हमसे बहुत लोगों ने पूछा था कि मिनिमम हमें कितनी सेविंग्स करनी चाहिए पर मंथ, क्या हम इसका एक नंबर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रूल हमें परसेंटेज टर्म्स में बताता है कि हमें मिनिमम 20% अपनी सैलरी का सेविंग्स में डालना चाहिए। अब ये सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, एफडी में, गोल्ड में। मतलब कि ये पैसा आपको बचा के रखना है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है। तो ये मिनिमम आपको 20% तो करना ही करना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप बाकी जगह से अपने खर्चे बचा लेते हैं तो, क्योंकि ये 20% आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले टाइम में अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करने में, आपको अपना पैसा बढ़ाने में, जो आपके लिए एक बफर इनकम बनेगा। जब आप रिटायर होंगे तो यही पैसा आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेकंड हैबिट की, तो सेकंड हैबिट होता है कि आपको लोन या डेट नहीं लेना चाहिए।
और बहुत लोग इसके बारे में बोलते हैं कि आपको लोन और डेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और मैं भी इस बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने एक्सपेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पैसे से कवर करें और हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आपको कितने तक का लोन लेना चाहिए? तो हमेशा ट्राई करें कि जब भी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको लोन उतना ही लेना चाहिए कि आपकी ईएमआई का अमाउंट आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब भी आप लोन या डेट लें तो आपको वो हमेशा लेना चाहिए एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। कभी भी आपको लोन लेके डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं एप्रिशिएटिंग एसेट्स की बात करूं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोन लेके उसका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत रिस्की होती है और वहाँ पे कभी भी रिटर्न ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी लोन लेके उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करें। हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं बहुत से केसेस में अगर आपको घर के लिए यूज़ करना है, बट उस केस में आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके लोन का ईएमआई पर मंथ आपकी सैलरी से 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इसलिए अटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो लोन लेते हैं, डेट लेते हैं और उसको पे बैक नहीं कर पाते और उसके लिए और डेट लेते हैं, और इसके चलते वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं अटेन कर पाएंगे। दोस्तों, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने में और आपको रिच बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो होता है अपना इमरजेंसी फंड को मेंटेन करके रखना। अब इमरजेंसी फंड किसके लिए यूज़ करते हैं कि मान लो आपकी लाइफ में कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाए, कि कोई ना कोई बीमार पड़ जाए, आप खुद बीमार पड़ जाएं, जिसके चलते आपको जॉब भी छोड़नी पड़ जाए। तो बहुत से इमरजेंसी केसेस आ सकते हैं जिसके लिए आपको इमरजेंसी फंड का यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब इसके लिए भी बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे कितना बड़ा इमरजेंसी फंड को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इमरजेंसी फंड इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपके आने वाले अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर सके। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपके एक्सपेंस आपकी सैलरी के 50% होने चाहिए। तो बेसिकली आपको इमरजेंसी फंड इतना बड़ा रखना चाहिए कि वो आपकी 3 महीने की सैलरी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इमरजेंसी फंड 3 महीने की सैलरी के इक्वल होगा तो आपके अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को वो कवर कर सकता है। तो अगर किसी केस में कोई इमरजेंसी आएगी तो आपके पास इनफ टाइम होगा उस इमरजेंसी से बाहर निकलने का और फिर से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फिर से प्लानिंग करने का। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 थंब रूल बताऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और सबसे पहला थंब रूल होता है योर 100 माइनस एज वाला रूल। अब ये रूल क्या बोलता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में से कितना डेट में डालना है और कितना इक्विटी में डालना है। तो मान लो अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो ये रूल बोलता है कि आप 100 में से अपनी एज को माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद जितना परसेंट बचेगा उतना आपको इक्विटी में डालना है। जैसे कि मान लो आपकी एज 30 ईयर्स है तो हुआ 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70। तो 70% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 30% आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, सेकंड रूल होता है रूल ऑफ 72, जो आपको बताता है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। अब मान लो कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जिसने आपको प्रॉमिस किया कि आपको हर साल 9% कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है कि कोई आपको प्रॉमिस करे कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। बट मान लो कि आपको बोला कि आपको 9% का रिटर्न मिलेगा, तो 72 से आपको जितना रिटर्न मिलेगा उससे डिवाइड कीजिए, तो जो आपको निकल के आएगा वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो 72/9 इक्वल्स टू 8। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो जो आपको कंपाउंडेड रिटर्न 9% का हर साल देता है, तो आपको 8 साल में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों, थर्ड रूल इज कि यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में। और मेरे और आपके जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो वो मेरे एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, और अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मेरे इंश्योरेंस की तरह है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों चीज़ें फंडामेंटली बहुत अलग होती हैं, दोनों का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और आपको अपने पैसे को बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए कि आपको कितना इंश्योरेंस और कब इंश्योरेंस लेना है, और आपको कितना इन्वेस्टमेंट और कब इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपको कौन सा इंश्योरेंस यूज़ करना है और किस केस में आपको इन्वेस्टमेंट यूज़ करना है और उस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली आपको अपने इन्वेस्टमेंट और आपके इंश्योरेंस को अलग अलग तरीके से प्लान करना चाहिए, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आपको कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक 2 से 3 वीडियोज़ फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है।
इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा रूल ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करना है तो। और आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।